Hello guys, I hope you all are doing good. So today in this video we will be covering the NCERT NCERT जो है हमारी 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और इसमें हम जो है ना चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं बिकॉज जो चैप्टर 1 है और 2 है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं through the other videos. ठीक है, if you haven't watched those videos, you can go to the channel and find the playlist and the videos as well. ठीक है, and watch them out. ठीक है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं. I have explained each and everything in a very detail और meticulously. तो आप वहां से पढ़ सकते हैं जाकर. ठीक है, तो इस वीडियो में हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो चैप्टर 3 काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है जो कि है जी इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन. And this is going to be the very significant chapter because in this you are going to learn about the elections as you already know about the elections. ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को चालू करते हैं. बट उससे पहले इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल और लाइक द वीडियो, जस्ट डू द सेम. ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट द चैनल और द वीडियो कैन गेट द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रीच. और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके. ठीक है, और जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं कीजिए कीजिए. ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए. आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल. आई एम योर फ्रेंड अरुण श्यामो. नाउ द चैप्टर 3 इज व्हाई इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. देखिए यहाँ पर ये इसलिए बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग चैप्टर बन जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है ना हमें इलेक्शंस के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है. अब आप एक चीज तो हमेशा देखते हैं कि आपकी जो राज्य है, अगर आप इंडिया में रहते हैं, ठीक है, अगर आप इंडिया में रहते हैं दैट यू माइट कम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर थिंग कि कहीं ना कहीं इलेक्शन जो है हर 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में होते ही रहते हैं. और आप भी के स्टेट में नहीं, जो इलेक्शंस है कहीं ना कहीं इंडिया में चलते ही रहते हैं. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट जो इलेक्शंस होते हैं, कभी कभी तो जो पार्षद होता है यानी म्यूनसिपैलिटीज के होते हैं और ग्राम पंचायत के होते हैं जिन्हें हम लोकल लेवल इलेक्शन के बोलते हैं. ठीक है, और दूसरी चीज कभी कभी इलेक्शन जो है वो विधानसभा के होते हैं. विधान परिषद तो खैर अलग चीज है, उसमें इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं. ठीक है, कभी कभी विधानसभा के होते हैं, कभी कभी लोकसभा के होते हैं. ठीक है, कभी कभी आपने सुना होगा प्रेसिडेंट्स के लिए भी इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट नए नए प्रेसिडेंट चुनकर आते हैं. तो ये सारे इलेक्शंस होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपको खाली एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नॉलेज होनी चाहिए. मेरे मानने मानना तो यही है कि हाँ आपको ये पता रहना चाहिए कि अगर कोई इलेक्ट हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, क्या रोल है, क्या नहीं है. तो ये सारी चीजें भी होनी चाहिए. जब आप वोट देते हैं तो जो सरकार है वो कैसे बनती है ये चीज भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए. क्या करते हैं आप लोग, आप किसको वोट देते हैं, पार्टी को वोट देते हैं, बट डू यू सी द फेस ऑफ योर रिप्रेजेंटेटिव दैट इज गोइंग टू बी द इलेक्टेड वन फ्रॉम योर कॉन्स्टिट्यूएंसी. अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूएंसी एक तरीके से एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है, ज्योग्राफिकल एरिया होता है. ठीक है, अब ये भी हम इसको यहीं पर सीमित रखते हैं ज्योग्राफिकल एरिया से. ठीक है, बट ज्योग्राफिकल एरिया क्यों होता है, क्या होता है, किस लिए होता है, ये भी चीजें हम बात करेंगे. नाउ अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में. ठीक है, अब इस चैप्टर में हम जो ना वी विल फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेथड ऑफ इलेक्शन. ठीक है, मेथड ऑफ इलेक्शन चूजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है. ठीक है, मैं 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ इसका. लिखा हुआ है एंड द implications ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस रिगार्डिंग द impartial machinery of conducting elections. ठीक है, वो जो implications हैं, मतलब implications क्या क्या होंगे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन लिखा है कि जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट करे जाएंगे और वो भी इम्पार्शियल तरीके से कंडक्ट कराए जाएंगे. ठीक है,
अब देखिए वी शैल आल्सो लुक, ये सारी चीजें जो ना हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एंड वी शैल आल्सो look at the some suggestions for amending the constitution provision in this respect, like जो है एक होती है स्पेशल मेजोरिटी, एंड दूसरी होती है एक मिनट, स्पेशल मेजोरिटी, एंड दूसरी होती है सिंपल मेजोरिटी। तो ये दोनों जो मेजोरिटी होती हैं, these majorities are the things that are given in your books, इस चैप्टर में दी हुई हैं, तो हम इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि जब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, संशोधन लेकर आते हैं, तो वहां पर दो प्रकार की मेजोरिटीज समवेयर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हम यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से इलेक्शन होते हैं, एफपीटीपी, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, आरपी, ठीक है, रिप्रेजेंट क्या होता है, पीआर, सॉरी नॉट आरपी, पीआर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है, so these two form of elections are being used in our country to elect the people of the Rajya Sabha and the Lok Sabha and the president and the other state assemblies members। ठीक है, तो यहाँ पर द करेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम ऑफ इलेक्शन अडॉप्टेड, ठीक है, इन आर कंट्री में, हमारी कंट्री में किस प्रकार का करेक्टरिस्टिक इलेक्शन सिस्टम अडॉप्ट करा गया है, क्यों अडॉप्ट करा गया है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब जो प्रोविजंस है हमारी हमारी कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने की, वो क्या क्या है, वो भी सारी चीजें देखने वाले हैं। फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में हम बात करेंगे, देख दैट के जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं दैट वो ब्रॉट इन इंडिया। ठीक है, and by those reforms certain things happen, but there are certain other recommendations which are only on paper, they are not being implemented, or they are not implemented so far। ठीक है, सो ये सारी चीजें भी हम देखने वाले हैं, यू जस्ट नीड टू बी हियर टिल द एंड। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए। Now, देखिए elections democracy. Now you have to tell me in the comment box like what do you think? What kind of government is being followed in our country? ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट फॉलो करी जाती है, डेमोक्रेटिक, ओलिगार्किक, या फिर एरिस्टोक्रेसी, या फिर ऑटोक्रेसी? ऑटोक्रेसी, जस्ट आप कमेंट कर दीजिए, किसी का भी नाम लिख दीजिए, बाकी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है यहाँ पर जो ना पीपल्स की जो पार्टिसिपेशन है, पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मोर। ओके, और ओलिगार्की बोलते हैं जहां पर 5 से 7 बंदे होते हैं, लाइक देर आर अराउंड 5 to 6 और मे बी 7 और मे बी मोर देन दिस, जो पीपल होते हैं वो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी गवर्नमेंट को चला रहे होते हैं। ठीक है, वो ही राजा होते हैं। एरिस्टोक्रेसी जहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से नौकर, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो गवर्नमेंट को चला रहे होते हैं। ठीक है, राजा रजवाड़े जिसे हम मोनार्की बोलते हैं, एक तरीके से मोनार्की बोल देते हैं। ऑटोक्रेसी जहां पर एक ही पार्टी का, एक ही बंदे का रूल चलता है, जैसे कि हमारा नॉर्थ कोरिया में जो है सी जिनपिंग। ठीक है, नहीं नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन। ठीक है, किम जोंग उन है उनका नाम। ठीक है, और आपने प्रीवियस अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो वहां पर देखा होगा कि हमारे जो हिटलर साहब थे, हिटलर और आपके नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन भी थे। ठीक है, तो ये भी कुछ ऐसे कहीं ना कहीं यू नो
बुरितो, और मे बी नाम कुछ और हो सकता है। हाँ, दूसरा नाम है। स्पेलिंग गलत है। बुरितो मेरे को याद भी नहीं है, कुछ ऐसे था। WSOLINI, मुसोलिनी, मुसोलिनी, बोली तो मुसोलिनी, ऐसे कुछ नाम था। तो ये भी एक तरीके से ऑटोक्रेसी थी। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अब हम हमारी कंट्री में कौन सी जो गवर्नमेंट है वो फॉलो करते हैं। ऑब्वियसली वी फॉलो द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वेयर द लीडर ऑफ द जस्ट अ सेकेंड ना, ऐसे मिटो तो। हाँ, वी फॉलो द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम फॉलो करते हैं। ठीक है। डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पर, जहाँ पर जो सरकार है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। एंड डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों से। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलो करी जाती है। वी आर रिपब्लिक। ठीक है, इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। रिपब्लिक इन द सेंस कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, स्टेट, वो इलेक्ट होता है। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, दे ऑलवेज गेट इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है। एंड देयर आर सर्टेन प्रोसीजर व्हिच इज बीइंग फॉलोड टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। ठीक है, देयर इज अ प्रोसीजर। ठीक है, जिसको फॉलो करा जाता है, और उसके बाद हम जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। होप यू गॉट दिस पॉइंट। चले आगे। चलिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलो करी जाती है। रिपब्लिक हमारी कंट्री है। ठीक है, और यहाँ पर जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो होते हैं हमारे पीएम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। लाइक इट इज वेरी अगर मैं बोलूं तो स्पष्टता से लिखा है। ठीक है, इट इज वेरी क्लियरली रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट to run the government, there should be council of ministers headed by the prime ministers, and who will aid and advise to the president, and all the decisions will be taken on the name of president, but the real head of the government will be the prime minister. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एक रियल हेड रहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड करते हैं वो पीएम होते हैं। और पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सारे के सारे एड एंड एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को। बट प्रेसिडेंट जो है हमारे नॉमिनल हेड हैं। बाकी सारे डिसीजन जितने भी लिए जाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही लिए जाते हैं। इसीलिए हम अपनी जो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट फॉलो करी जाती है उसको हम प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ let us begin by asking ourselves two simple questions about the elections. Can we have democracy without holding elections? भाई देखिए, अगर डेमोक्रेसी होगी तो वहां पर पीपल्स के पास राइट्स होंगे अपनी सरकार को चुनने के। तो वी कैन नॉट हैव डेमोक्रेसी विदाउट हैविंग इलेक्शंस। ठीक है, एंड वी कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? ऑब्वियसली हो सकती है मेरे भाई, हो सकती है, जहां पर एक ही जना चुनकर आता है। ठीक है, समझ में आई आपको बात? ठीक है, डेमोक्रेसी इन द सेंस इलेक्शंस है तो डेमोक्रेसी है। ऑब्वियसली पीपल्स को राइट दे रखे हैं चुनने के लिए। बट समवेयर यू विल सी अस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पॉइंट। ठीक है, कि जहां पर एक ही बंदा बार बार चुनकर आ रहा है। व्हाट द हेल अबाउट द डेमोक्रेसी देयर। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि जहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं और लोगों के द्वारा सरकार चुनी जा रही है। बट सरकार में एक ही बंदा बार बार आया जा रहा है, एंड पीपल आर गेटिंग बोर बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन। फॉर एग्जांपल इन चाइना देयर इज ओनली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो वहां पर जो है सी जिनपिंग जो है वो एक वहां के प्रेसिडेंट है, मतलब उन्हीं को बार बार लेकर आया जाता है। एंड ही इज रनिंग द गवर्नमेंट ऑफ चाइना वेरी एफिशिएंटली। ठीक है, चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लेट अस हैव डिस्कशन इन द क्लासरूम इन बोथ। हाँ, आप के डिस्कस कर सकते हैं। वी ऑफन डिस्टिंग्विश बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। नाउ आपको देखिए इस बारे में बता देता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट?
डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो रियल पावर होती है वो पीएम का, सॉरी प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के पास होती है, जस्ट लाइक इन यूएसए। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं। जो रियल पावर होती है एक्सरसाइज्ड बाय पीएम। ठीक है, पीएम के द्वारा एक्सरसाइज करी जाती है। तो ये होता है दोनों में फर्क, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। होप यू गॉट दिस पॉइंट। ठीक है, we often distinguish between the direct and indirect democracy. A direct democracy is one where the citizen directly participate in the day-to-day decision making, obviously, जो यहाँ पर होता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड वगैरह में भी होता है। ठीक है, और मेकिंग एंड रनिंग एंड इन द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, सॉरी भारी मिस्टेक हुई गवा, क्या कहते हैं वो, ब्लंडर हुई गवा। देखिए, ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, ये स्विट्जरलैंड और ऐसी कंट्री में फॉलो करी जहाँ पर जो ना जो पीपल्स होते हैं वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं विद द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंट्री। ठीक है, और ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं स्मॉल लेवल पर ही प्रैक्टिस करी जा सकती हैं। ठीक है, स्मॉल लेवल पर। बाकी जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो यूएसए में पाई जाती है। ठीक है, यूएसए, इंडिया। ठीक है, जहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों होते हैं। और ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी प्राइम मिनिस्टरशिप और प्रेसिडेंटशिप में होती है। ठीक है, ऐसे होती है ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ पर लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां पर लोगों के द्वारा नुमाइंदे चुने जा रहे हैं अपने, और वो जाकर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चला रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। होप यू गॉट दिस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हाँ ये तो हो गया। हाँ, पहले तो एंशियंट ग्रीस वगैरह में यहाँ पर तो ये सारी चीजें डायरेक्ट डेमोक्रेसी ही हुआ करती थी। ठीक है, अभी भी ऐसी को बहुत सारी जो गवर्नमेंट है, कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, जैसे कि इंक्लूडिंग स्विट्जरलैंड, जहाँ पर कहीं ना कहीं डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करी जाती है। मैनी वुड बी कंसिडर लोकल गवर्नमेंट स्पेशली ग्राम सभा टू बी क्लोजेस्ट टू द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, जहाँ पर डायरेक्टली मतलब अपने नुमाइंदे चुने जाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पर द सिटीजंस हैविंग अ लिमिटेड रोल इन टेकिंग मेजर डिसीजन एंड रनिंग गवर्नमेंट। हाँ, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में यही होता है जहाँ पर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमारी कंट्री में क्या होता है, वी यूजुअली कंडक्ट इलेक्शंस। देखिए, हमारे यहाँ पर लोकसभा है, लोकसभा जिसको हम पार्लियामेंट भी बोल देते हैं। पार्लियामेंट में तीन प्रोमिनेंट फीचर्स होते हैं जो इंक्लूड होते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा प्रेसिडेंट। विदाउट दीज थ्री ऑर्गन्स ऑफ द पार्लियामेंट, अ बिल, अ बिल कैन नॉट बिकम एन एक्ट, कैन नॉट बिकम एन एक्ट। जब तक लोकसभा पास नहीं कर देगी, जब तक राज्यसभा पास नहीं कर देगी, जब तक प्रेसिडेंट उस पर अपनी सिग्नेचर नहीं कर देंगे, असेंट नहीं कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि पार्लियामेंट जो है तीन जनों से ही मिलकर बनती है। ठीक है, और लोकसभा के जो हेड होते हैं वो मतलब एक तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड पीएम होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चलते हैं हम, ये चीज आपको पता हो गई। चलिए, बढ़िया बात है। इन सच एन अरेंजमेंट सिटीजन चूज द रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, अब ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम देखिए, जब भी लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, तो यहाँ पर हम अपने नुमाइंदों को चुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक है ए और एक है बी। तो आपने जो ना वोट दी सबसे ज्यादा ए को, तो जो ए है ना आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, आपके क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा कहाँ पर, लोकसभा में। इफ द इलेक्शंस आर गेटिंग कंडक्टेड फॉर द विधानसभा, विधानसभा के लिए, और विधानसभा में आपने जो वोट दी बी के लिए, तो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें बी आपको रिप्रेजेंट करेगा, और जो पार्लियामेंट है उसमें आपको ए प्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर विधानसभा के संदर्भ में बात करें तो बी आपको रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि आपने बी को सबसे ज्यादा वोट दी है। यू सेम की आपको लगता है, यू सेम एंड टीम, आपको दिखता भी और लगता भी है कि हाँ भाई, जो बी है वो बहुत अच्छे से जानता है, लोकल लेवल पर अच्छा काम करवाता है, तो बी को जो है ना विधानसभा में भेज दो। ठीक है,
अब आपने सोचा कि हाँ भाई ये जो है थोड़ा सा बुजुर्ग आदमी है और काफी नॉलेज भी है, और ये अगर पार्लियामेंट में चला जाएगा तो विल बी रेजिंग आवर कंसर्न और रेजिंग टॉकिंग अबाउट आर प्रॉब्लम्स इन द पार्लियामेंट एज वेल। ठीक है, तो आपने जो ना ए को जिता दिया पार्लियामेंट के लिए। तो ये लोकसभा के इलेक्शन होते हैं ए के लिए, और ये विधानसभा के इलेक्शन होते हैं क्षेत्र में। विधानसभा के इलेक्शन हमेशा जो ना स्टेट में होते हैं, लोकसभा के नेशनल लेवल पर होते हैं, राष्ट्रीय लेवल पर। ठीक है, एक बड़े लेवल पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर द मैथड फॉलो टू चूज दिस रिप्रेजेंटेटिव इज रेफर टू एज इलेक्शन। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, द सिटीजंस हैव अ लिमिटेड रोल इन टेकिंग मेजर डिसीजंस इन द रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर नॉट वेरी एक्टिव। हाँ बिल्कुल, रिप्रेजेंटेटिव हम अपना चुनते हैं ना, वो लेता है सारे डिसीजन। ठीक है, हम थोड़ी ना लेंगे। अगर हम लेंगे तो फिर वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाएगी ना, बट हमारे यहाँ तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाई जाती है। और हमारे यहाँ एक और चीज फॉलो होती है, दैट इज द फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरल पावर, संघवाद। ठीक है, संघवाद का मतलब होता है पावर जो है ना बटी हुई है, पहले सेंटर के हाथ में है, फिर स्टेट के हाथ में है, फिर लोकल लेवल पर। ठीक है, 7th शेड्यूल में कुछ काम लिखे हुए हैं, लिस्ट है पूरी की पूरी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहाँ पर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है, जो स्टेट लेवल है, स्टेट गवर्नमेंट है कहाँ पर बना सकती है, और लोकल लेवल पर जो ग्राम पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज है वो कहाँ पर बना सकती हैं अपने कायदे कानून वगैरह। ठीक है, thus the citizens have a limited role in taking major decisions and in running administration. They are not very active. ठीक है, citizens are involved only indirectly involved होते हैं, and through their elected representative, जो मैंने आपको बताया। In this arrangement where all the major decisions are taken by elected representative, the method by which people elect their representatives become very important। इसी को हम इलेक्शन बोलते हैं, इलेक्शंस इसीलिए कराए जाते हैं। ठीक है, ताकि उनकी जो आवाज है ना वो सुन सके, और वो आवाज कौन सुनाएगा उनकी, वो उनके द्वारा चुना हुआ जो प्रतिद्वंदी है। ठीक है, प्रतिनिधि है, वो सुनाएगा। ठीक है, प्रतिनिधि ना प्रतिद्वंदी, प्रतिनिधि। ठीक है, the second question reminds us of the fact that not all elections are democratic. A large number of non-democratic countries also hold elections. Obviously, non-democratic countries जैसे कि आप देख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी हम नाम मात्र ही बोल सकते हैं। चाइना में भी कहीं ना कहीं, चाहे नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप चलती है पूरी की पूरी। ठीक है, लार्ज इनफैक्ट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स आर वेरी कीन टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स एज डेमोक्रेटिक, अपने आप को डेमोक्रेटिक बताते हैं, बट डू वी सी देम एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री? नो, दे डू सो बाय होल्डिंग इलेक्शंस इन सच अ वे दैट इट डजंट थ्रेटन देयर रूल। अपने अपने जैसे कि अफ्रीका में भी काफी सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कहीं जहाँ कहीं ना कहीं एक तरीके से डिक्टेटरशिप चलती है, और वहां का जो राजा अगर एक बार आके ना तो वो जाना नहीं चाहता पावर में से बिल्कुल भी। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक वुड व्हाट डू यू थिंक वुड डिस्टिंग अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? ये आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं, आप बताइए मुझे। ठीक है, मैंने एग्जांपल तो दे ही दिए हैं आपको। डेमोक्रेसी तो हमारी भी हो गई, ऑस्ट्रेलिया भी हो गई, कनाडा हो गई, और आपकी क्या नाम है, यूएसए भी हो गई, मगर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी है वो भी आपको मुझे बताइए। ठीक है, व्हाट कैन बी डन टू इंश्योर दैट इलेक्शंस इन अ कंट्री वुड बी कंडक्टेड इन अ डेमोक्रेटिक वे? ऐसा क्या करा जा सकता है? पहली चीज जो फॉरमोस्ट है, पीपल्स को एजुकेट कीजिए, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लेकर आइए, एंड बस दो ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, और डेमोक्रेटिक वे में, और वहाँ के जो इलेक्शन कमीशन है ना उसको पावर दीजिए कि जब इलेक्शन हो तो उसको फुल ऑटोनॉमी हो अपने डिसीजंस लेने की, है ना। ठीक है, दिस इज वेयर कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इन। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री lays down the some basic rules about the elections. The details are usually left to be वर्कड आउट बाय द लॉज पास बाय द लेजिस्लेचर। हाँ वो तो चीजें ठीक है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिख दिया कि इलेक्शंस इलेक्शंस खाली डेमोक्रेटिक वे में ही कंडक्ट होंगे, तो फिर उसके ऊपर लॉ बनाए जा सकते हैं, कैसे कंडक्ट होंगे, कब कंडक्ट होंगे, कैसे क्या क्या चीजें फॉलो करी जाएंगी, उसके लिए तो लॉ बना देगी पार्लियामेंट। बट पहले ये तो हो कि हाँ वो डेमोक्रेटिक होगा। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को फेयर, फ्री एंड फेयर तरीके से इंश्योर कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो लिखा होना चाहिए, तभी तो सारी चीजें होंगी, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ मेजर रोल। ठीक है, दीज बेसिक रूल्स, क्योंकि कौन एलिजिबल होगा वोट देने के लिए, कौन कॉन्टेस्ट करेगा इलेक्शंस को, कौन करेगा, ऑब्वियसली एक क्रिमिनल तो कर नहीं सकता ना, तो इसीलिए पे आपको बात समझनी होगी। कौन उसको सुपरवाइज करेगा, कौन देख रेख करेगा कि हाँ वो, कौन देखेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगा। ठीक है, वोट जो है, हाउ टू वोटर चूज दी रिप्रेजेंटेटिव, कैसे चूज करेंगे, वो सिस्टम क्या होगा, तो वो सारा कौन करेगा, जो है
पार्लियामेंट के द्वारा रूल बनाया जाएगा, दे विल डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम वी आर गोइंग टू अडॉप्ट, और हम कौन सा सिस्टम जो है लेने वाले हैं। एंड हाउ आर द वोट्स टू बी काउंटेड, कैसे काउंट करे जाएंगे और कैसे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होंगे। तो इसके ऊपर रूल कौन बनाएगा? ऑब्वियसली ऑब्वियसली पार्लियामेंट बनाएगी ना। ठीक है, पार्लियामेंट हियर विल बी प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाँ, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी यहाँ पर पूछे गए हैं, सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लिखे हुए हैं, इनके आंसर्स। ठीक है। दैट इज व्हाई आवर कंट्री इज बिंग यू नो कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है। इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्शंस होते हैं, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आता होगा। ठीक है। अब यू मे हैव वंडर व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू रिटन डाउन हाउ द वोट्स आर टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, बहुत बढ़िया चीज है ये, कि क्यों ऐसा होता है। अगर ऐसा नहीं होगा ना, तो जो पार्लियामेंट है विल बी फ्रेमिंग रूल्स अकॉर्डिंगली। जो भी रूलिंग पार्टी होगी ना, वो कहीं ना कहीं अपने तरीके से बनाएगी, और उसको एक तरीके से फिर डेमोक्रेटिक थोड़ा ना रहने देगी। फिर वो डिक्टेटरशिप बन जाएगी, वन पार्टी रूल बन जाएगा। ठीक है, ऑटोक्रेसी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें इसलिए होती है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हमारी कंट्री में जो इलेक्शन सिस्टम फॉलो करा जाता है, देखिए ये जो बातें हैं ना, ये जो लिखी हुई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। वी नीड टू, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज नॉट एज सिंपल एज इट अपीयर्स टू अस। वी हैव गॉट सो यूज्ड टू आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन दैट वी थिंक दैट पीपल कैन नॉट बी any other way. In a democratic election, people vote and their preferences decide who will win the contest। ये तो सब आपको पता ही है। ठीक है। इसीलिए इसीलिए हम यहाँ पर ये क्या नाम है, वी हैव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है हम उसे फॉलो करते हैं। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली थिंग्स विल चेंज। ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट पार्ट ऑफ फोर्थ सिस्टम हम कहीं ना कहीं यहाँ पर यूज करते हैं अपनी कंट्री में। पहली बार कांग्रेस सरकार को मिली 3/4 से बहुमत, 3/4 बहुमत। ठीक है। तो ये नव भारत टाइम्स का, और कब का इसमें लिखा नहीं है, हिंदी में लिखा है, या मुझे नहीं, हिंदी नहीं आती भाई। ठीक है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को यूज करते हैं, जहां पर जो एक बंदा मानकर चलिए, एक बंदा, एक मिनट। राइट। एक बंदा है अ, भानु प्रताप। भाई सूर्यवंशी मत ना चले जाएंगे फिल्म में। ठीक है। भानु प्रताप एक बंदा है। ठीक है। और दहानु प्रताप और राणा प्रताप, तीन है ये। ठीक है। तीनों ने इलेक्शन लड़े। तीनों ने इलेक्शन लड़े, और तकरीबन जो वोट पोल हुई थी, मतलब पूरी जो वोट पोल हो रही थी, तकरीबन 100 वोट पोल होनी थी। ठीक है। 100 में से तकरीबन यहाँ पर जो है 70 वोट पोल हुई हैं। ठीक है। 100 लोग थे, 100 लोगों को वोट देनी थी, मगर 70 लोगों ने अपनी वोट दी है, और जो 30 थे वो वोट नहीं थी उन्होंने। ठीक है। अब यहाँ पर भानु प्रताप को जो वोट मिलती हैं, वो तकरीबन 40 वोट मिलती हैं। ठीक है। 40 वोट मिलती हैं, और यहाँ पर जो है 15 वोट जो है भानु प्रताप को मिलती हैं, और 15 वोट इसको मिलती हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो भानु प्रताप के पास मेजोरिटी है। ठीक है। इसको तकरीबन तकरीबन जो वोट हैं वो 50% से भी ज्यादा मिली है। 50% से ज्यादा वोट मिली है ना। 50% हम कैसे काउंट कर रहे हैं? ऑब्वियसली हम वोटर्स की काउंटिंग देख रहे हैं, जिन्होंने वोट करी है। 70% वोट काउंट हुई थी, तो उसमें से 50% जो है भानु प्रताप को मिली है। ठीक है। बाकी जो जो रिमेनिंग पार्ट है वो बट चुका है किसमें? 25-25% किसमें बट चुका है? ठीक है। मतलब 25 नहीं है, 20-20% से ऊपर आ रहे हैं। ठीक है। बढ़ चुका है किसमें? भानु प्रताप में और राणा प्रताप में। तो भानु प्रताप अब क्या करेगा? अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगा। ठीक है। जिसके पास क्लियर मेजोरिटी है, मेजोरिटी नॉट इन द सेंस कि जो जितने वोटर्स हैं वो वोट करेंगे, नहीं, जितनी वोट पोल हुई है उसमें से मेजोरिटी अगर किसी के पास आई है, जिसको ज्यादा वोट मिली है, तो वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगा, और इसी को बोलते हैं FPTP। ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। होप यू गॉट दिस। ठीक है। बहुत आसान तरीके से मैंने समझा दिया आपको। ठीक है। इन द लोकसभा इलेक्शन इन 1984 में क्या होता है, कांग्रेस पार्टी के पास 415 वोट आई थी 543 सीटों में से। सीट 415 सीट उसको मिली थी 543 सीटों में से। ठीक है।
यानी कांग्रेस ने तकरीबन 48% वोट प्राप्त करी थी। 48%, जितनी वोट पोल्ड हुई थी ना उसमें से 48% उसको मिली थी। ठीक है, बीजेपी को 7.4, और आप इसे देख सकते हैं। तो उसी हिसाब से इनके पास सीटें भी अलोकेट हुई थी। ठीक है, देख सकते हैं आप, 415 सीटें लोकसभा में बीजेपी और कांग्रेस को मिली थी उस समय पर। ठीक है, ये परसेंटेज वो है जितनी वोट पोल्ड हुई थी उस समय पर, ना कि जो अगर जनसंख्या 3 करोड़, 3 करोड़ ने पोल नहीं, अगर 1 करोड़ ने पोल करी है ना तो उसमें से जो 48% वोट हैं वो कांग्रेस को मिली थी। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए यहाँ पर लिखा भी है, वन फोर फिफ्थ ऑफ द सीट्स। ठीक है, डज इट मीन दैट 4 out of 5 इंडियन वोटर्स वोटेड फॉर द कांग्रेस पार्टी? एक्चुअली नॉट। टेक अ लुक एट द क्लोज टेबल, कांग्रेस party got 48% of the votes. This means that only 48% of those who voted in favor of the candidate chosen by the party. ठीक है, समझ में आई बात? चलें आगे। चलो, this happened because in our country we follow a special method of election, that is the first past the post system. हमारी कंट्री है मान लीजिए, ये हट जाओ दादा, हट जाओ। हमारी कंट्री है ये, ठीक है। इसमें छोटे छोटे खाने बने हुए हैं, छोटे छोटे खाने बने हुए हैं, ऐसे ऐसे ही। अब ये जो खाने हैं ना, ये हैं कॉन्स्टिट्युएंसीज। ये कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, छोटे छोटे एरियाज हैं, छोटे छोटे एरियाज हैं ये, एरियाज हैं। अब ये जो एरिया है यही कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ से एक नुमाइंदा खड़ा होता है, यहाँ से एक नुमाइंदा खड़ा होता है और उसको हम वोट डालते हैं, बट आफ्टर सीइंग हिज परफॉर्मेंस। ठीक है, तो हमारी कंट्री ऐसे ही डिवाइडेड है सो दैट कि जो हर एक क्षेत्र से, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो पॉपुलेशन पर कहीं ना कहीं निर्भर करती हैं। अगर एक स्टेट है, एक पर्टिकुलर स्टेट है, स्टेट मान लीजिए ये वाला स्टेट है, तो यहाँ पर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगे ना, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पॉपुलेशन की नंबर होगा, काउंटिंग होगी, वो सेम होगी। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड होती है। अब ये कौन डिसाइड करता है? डिलिमिटेशन कमीशन इनको रिफ्रेम करता है। डिलिमिटेशन कमीशन, हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन की गठन गठन वो था गठन गठन होता है हर सेंसस के बाद। सेंसस यानी हर जनगणना के बाद। ठीक है, अभी जनगणना 2027 में होने वाली है, आई थिंक वहां से चालू होगी और 2029 तक जाएगी। ठीक है, तो ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये कहीं ना कहीं डिसाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी, इसका डिमार्केशन, एक कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ से कहाँ तक बनेगी, ताकि जो पॉपुलेशन है उसकी जनसंख्या की काउंटिंग है ना वो सेम रहे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर एक स्टेट में। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, each constituency elects one representative, and the candidate who secures the highest number of votes in that constituency declare elected. Simple। ठीक है, अब देखिए, the winning candidate need not to secure majority of the votes. This method is called first past the post system. मैंने आपको बताया मेजोरिटी नहीं लानी है, बस वहां पर उसको मेजोरिटी लेकर आनी है। ठीक है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो खड़ा हो रहा है, और इस मेथड को प्लूरैलिटी सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब आता है हमारा नेक्स्ट वाला, फर्स्ट पास द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब देखिए क्या है प्रोपोर्शनल, एक ऐसा सिस्टम दैट गिव्स ईच पॉलिटिकल पार्टी इन एन इलेक्शन अ नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन पार्लियामेंट इन डायरेक्ट रिलेशन टू द नंबर ऑफ वोट्स। पार्लियामेंट में जितनी उसको वोट मिली है ना उतने ही उसको रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम की। इट्स कैंडिडेट रिसीव्स। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखिए, ये जो ना कहाँ पर नीदरलैंड वगैरह में फॉलो करी, इसराइल वगैरह में फॉलो करी जाती है। छोटे स्टेट्स में तो चल जाएगी एक बार छोटे लेवल पर, बट हमारा कंट्री बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम नहीं फॉलो करा जा सकता। एक तो ये डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको समझना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए भी ये इसको फॉलो नहीं करा जा सकता। हमारी जो 1935 की एक्ट थी ना, 1935 की एक्ट थी, यहाँ पर जो है ना फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का यूज करा गया था। इलेक्शन जो है ना, वी आर वेरी मच फैमिलियर विद द काइंड ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसलिए हमने इसको अडॉप्ट कर लिया इंडिपेंडेंस के बाद। बट देर आर सर्टेन पीपल और लोग जो इंडिया कंट्री में है वो कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को अपना लो। हम क्यों अपना ले भाई, क्यों अपना ले? एक तो हमारे लिए फैमिलियर नहीं है, और हमारी कंट्री बहुत बड़ी है। हमारी कंट्री में अलग अलग समय पर चुनाव चलते रहते हैं,
ठीक है? तो इसलिए हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को नहीं अपना सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है एंड वी आर मच फैमिलियर विद इट एंड वी हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग दिस एंड दैट इज व्हाई वी आर फॉलोइंग इट। ठीक है? अब मगर जो इजराइल और नीदरलैंड जैसी कंट्री है बहुत छोटी है, यहाँ पर अगर ये चल भी जाएगा तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी अब आ जाएगी ना तो भी कोई बात नहीं है। अब ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है आप देखिए, मेरे को थोड़ा सा ये कर रहा, ये पेज बहुत शानदार मिल गया भाई। देखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम समझा देता हूँ कैसे काम करता है। ये रहा। देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। ठीक है? अब देखिए, ना 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 ना, यही देखिए आप। ठीक है? अब यहाँ पर आप यूं सोचिए, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ यार। यहाँ पर देखिए, जो ए है ये कह रहा है कि मुझे जो है ना मुझे जो है ना क्या नाम है, अम, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ मैं कैंडिडेट का नाम लिख देता हूँ, रामू, शामू। शामू तो मेरा ही नाम है खैर। और अ, रीता, सविता। ठीक है? रामू, शामू, रीता, सविता। एक कहता है कि भाई साहब मैं अगर चाहता हूँ कि जो रीता है ना वो प्रेसिडेंट बने, मतलब चुन कर आए। ठीक है? रीता, ये कहता है ए। ठीक है? दूसरे नंबर में मैं चाहता हूँ शामू बनकर आए, शामू बनकर आए, इलेक्ट होकर आए। तीसरे नंबर पर रामू आए। ठीक है? चौथे नंबर पर सविता आए, सविता। बीच कहता है कि भाई साहब मैं पहली जो प्रेफरेंस दूंगा वो शामू को दूंगा, दूसरी मैं रीता को दूंगा, तीसरी रामू और सविता। ये कहता है कि मैं जो प्रेफरेंस दूंगा पहली शामू को दूंगा, मैं अपने आप को जिता रहा हूँ। ठीक है? और तीसरी मैं सविता को दूंगा, और तीसरी मैं जो है रीता को दूंगा, और फिर हमारा आ जाएगा रामू। फिर यहाँ पर शामू, अगेन श्यामू, और ये आपकी सविता, और आपकी जो है ये रीता, और आपका जो है ये रामू। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हमने जो है ना ये प्रेफरेंस मिल गई। प्रेफरेंस होती है, जो कैंडिडेट होते हैं वो चुने जाते हैं पार्टी के द्वारा, जो वोट दी जाती है वो पार्टी को दी जाती है ना कि कैंडिडेट्स को। ठीक है? मगर फर्स्ट पास द एफपी पोस्ट सिस्टम में हम जो है ना डायरेक्ट कैंडिडेट को वोट देते हैं। ठीक है? वी जस्ट सी द फेस एंड वी जस्ट चुनते हैं उसे। ठीक है? तो यहाँ पर ए चाहता है कि हम पहली वोट जो है ना रीता को दूंगा, मगर हम लास्ट से देखेंगे सबसे लीस्ट वोट अगर किसी को मिले हैं तो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पर जो सविता है, सविता को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है क्या? नहीं। सविता दूसरे नंबर पर है, रामू भी दूसरे नंबर पर है। ठीक है? अब डी ने और सी ने, वैसे तो हमें क्लियरली दिख गया है कि जो शामू है उसको वोट ज्यादा मिली है, बट इन केस अगर ऐसा नहीं होता है तब क्या होता है? तब ये होता है कि हम जो है ना जो लीस्ट प्रेफरेंस जो होती हैं पहले उनको देखते हैं, हम इनको डिस्कार्ड कर देंगे। जस्ट अ सेकेंड, क्या हो गया? ये देखिए, हम इनको डिस्कार्ड कर देंगे किसको? सविता को और रामू को डिस्कार्ड कर देंगे। तो सी और डी की और ए और बी की जो वोट है वो कहीं ना कहीं
जो है कहाँ पर पहुंच जाएंगी, इनकी दूसरी प्रेफरेंस के लिए पहुंच जाएगी। शामू को पहुंच जाएगी और रीता को पहुंच जाएगी। ठीक है, और इनकी सविता को और सविता को। अब देखिए, जो सविता वाली वोट थी यहाँ तो कैंसिल होगी, तो सविता यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगी, और रामू भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और जो रामू तो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, तो सीओडी की वो वोट जो है रीता को पहुंच जाएगी। ठीक है, तो रीता अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ चुकी है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आ चुके, तो रीता भी जीतने के चांसेस इसके हो जाते हैं, जिसको मेजोरिटी ऑफ द वोट मिलती है। ठीक है, नाउ आई हैव चेंज द नेम्स ऑफ द कंटेस्टेंट्स। ठीक है, जो इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ए चाहता है कि मैं पहला जो है बियर को बनाना चाहता हूँ कि अगर प्रेसिडेंट बनता है तो बियर बने। बी चाहता है कि पहली वोट मेरी डॉग को जाए, सी भी डॉग को देता है। एफ जो है वो कहता है कि भाई मैं तो सबसे अलग चलूंगा, मैं फिश को दूंगा, फिश चाहता हूँ फिश जो है ना राज करे क्योंकि वो समुद्र में रहने वाली है। ठीक है, ए ने अपनी दूसरी प्रेफरेंस जो है एक, दो, तीन और चार, दूसरी प्रेफरेंस डॉग को दी है, तीसरी फिश को दी है और चौथी रैट को दी है। बी ने ऐसी दी है। तो अब यहाँ पर देखिए लीस्ट प्रेफरेंस किसको दी गई है, रैट को दी गई है। ठीक है, रैट को दी गई है लीस्ट प्रेफरेंस, तो इसकी वोट जो है यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। ये जो वोट है ये कैंसिल होगा, ये जो कंटेस्टेंट है ये कैंसिल होगा, तो रेड हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रेड का हर जगह दबदबा अब खत्म हो गया, तो इसकी वोट जो है, यहाँ की वोट कहां पर शिफ्ट हो जाएगी, जो इसकी सेकंड प्रेफरेंस थी, बी की सेकंड प्रेफरेंस। ठीक है, सेकंड प्रेफरेंस कौन थी, बी ईयर थी। ठीक है, ए की जो पहली प्रेफरेंस थी बी ईयर थी, वो दूसरी थी यहाँ पर डॉगेज। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफर होगी। ठीक है, ये बात समझ गए। हम यहाँ पर जो है ना खाली खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अब रेड खत्म हो गया तो क्या क्या बच गया, ए के पास जो है बी है। मैं मिटा देता हूँ 1 मिनट। ठीक है, हमारे पास रेड खत्म हो गया है, रेड खत्म हो गया है। अब देखिए प्रेफरेंस कहाँ कहाँ किस किस पर कौन कौन सी बची है। ए फर्स्ट प्रेफरेंस बी को देता है, बीयर को देता है, बी ने डी को दी है, सी ने डी को दी है और डी ने एफ को दी है। दूसरी प्रेफरेंस में अगर हम देखें डी को, बियर को और बियर को और बियर को। अब यहाँ पर जो है बी ए ने जो दूसरी प्रेफरेंस जो दी थी वो डॉग को दी थी। ठीक है, इसकी जो प्रेफरेंस थी रेड वाली डॉग को ट्रांसफर हो गई। ठीक है, डॉग के पास 2 वोट आ गई, बियर तो जीत नहीं पाया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बी ने पहली प्रेफरेंस में डॉग रख रखा था, सी ने दूसरी पहली प्रेफरेंस में डॉग रख रखा था और डी ने फिश रख रखी थी। मगर जब हमने दूसरी प्रेफरेंस देखी इन सब की, तो हमने देखा कि ए ने डॉग रख रखा है, बी ने बियर रख रखा है, सी ने बियर रख रखा है, डी ने बियर रख रखा है। तो यहाँ पर बियर के पास जो है ना मेजोरिटी ऑफ द वोट हासिल हुई है, तो बी को यहाँ से इलेक्टेड करार दे दिया जाएगा और बी यहाँ से जीत जाएगा बहुमत के साथ। ठीक है, ये होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये जो प्रेफरेंसेस यहाँ से गायब हुई थी ना, ये जाकर जो है ना किसके पास गई हैं, किसके पास गई हैं, इसके पास गई हैं, इनके पास। ठीक है, पहली प्रेफरेंस में तो सब गायब थे। अब हमने लीस्ट प्रेफरेंस देखी, लीस्ट रेड की थी, रेड तो वैसे भी नहीं जीत पाएगा, तो हमने उसकी जो वोट थी उठाकर यहाँ पर दी थी। ठीक है, पहली प्रेफरेंस देखी हमने, पहली प्रेफरेंस में कोई भी मेजोरिटी में नहीं आ रहा था, 3 वोट चाहिए थी खासकर। ठीक है, अब 3 वोट नहीं देखे तो हमने फिर लीस्ट प्रेफरेंस को देखा, लीस्ट प्रेफरेंस में हमने रेड को गायब कर दिया, फिर जो उसकी वोट थी उसको हमने दूसरी प्रेफरेंस पर ट्रांसफर कर दिया। अब दूसरी प्रेफरेंस जो थी वो सबकी कहीं ना कहीं बियर को जिताने वाली थी, तो बियर यहाँ से जीत जाता है और बहुमत हासिल कर लेता है। ठीक है, तो ये था आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। The other method is when the country is divided into several मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, एज एन अर्जेंटीना और पोर्चुगल। ठीक है, मगर ये सारी चीजें हम हमारे से यहाँ पर जो है हम खाली जो राज्यसभा जो होते हैं, राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं और एमएलसी के जो इलेक्शन होते हैं, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, एमएलसी और दूसरे जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं इनका इलेक्शन होता है हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से। ठीक है, इसराइल में देख लीजिए नेसेट, नेसेट पार्लियामेंट बोला जाता है, लेजिस्लेचर को क्या नाम, नेसेट बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से इनको वोट मिली है, सबसे ज्यादा थी सीट, नंबर ऑफ वोट इनको जो मिली है इतनी है। ठीक है, और ये पता कैसे होती है, जब जो लीस्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट होते हैं वो जब हटते रहते हैं ना, लीस्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट जो होते हैं जब हटते रहते हैं, तो उनकी वोट जो ना जो पहले खड़े होते हैं वोट कैंडिडेट उनको ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, तो जिसके पास भी ज्यादा वोट आ जाती है वो जीत जाता है।
ठीक है, जैसे कि बियर के पास काफी सारी वोट आ गई थी अब। ठीक है, दूसरे राउंड में। ठीक है, पहले राउंड में डॉग के पास डॉगेस भाई आगे चल रहे थे। दूसरे राउंड में हमने देखा कि बियर भाई आगे चल रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमने देखा कि पहले राउंड में हमने लिस्ट मेंबर जो नंबर ऑफ जो कैंडिडेट था उसको भी कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर दिया, फिर उसके बाद उसकी वोट हमने ट्रांसफर कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से चल रही थी चीजें। ठीक है, अब मैंने बात बता दी आपको कहाँ पर इलेक्शन होते हैं। राज्यसभा में होते हैं, विधान परिषद में होते हैं। विधान परिषद जैसे हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के लिए होते हैं, प्रेसिडेंट के लिए होते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो एक फॉर्मूला होता है उससे हम कहीं ना कहीं इलेक्शन करवाते हैं इन दोनों के लिए, तीनों के लिए। कंपैरिजन की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट ऑफ पोस्ट सिस्टम में कंट्री जो है स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट में डिवाइडेड होती है। ठीक है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूंसीज बोलते हैं, मगर यहाँ पर लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को भी एज अ कंसिडर करा जा सकता है एक कॉन्स्टिट्यूंसी के तौर पर। वहां से काफी सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं, पार्टी जब जीत जाती है ना, पार्टी को प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, तो वहां पर जो है ना हम पार्टी जो है अपने नुमाइंदे चुनती है, वहां पर कैंडिडेट को चुनती है। ठीक है, मगर ये इतना है कि पार्टी को जितनी वोट मिली है ना उसको उतनी सीट मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। Every constituency elect one representative, यहाँ पर more than one representative can be elected from a constituency। ठीक है, वोटर्स यहाँ पर कैंडिडेट को वोट करते हैं, वोटर्स यहाँ पर पार्टी को वोट करते हैं। ठीक है, एक पार्टी को जो है उसकी जो औकात से ज्यादा सीट भी मिल सकती है। ठीक है, a party may get more seats than vote in the legislature। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया था 48% पोल्ड वोट पर मिले थे उसको, कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुमत हासिल हुई थी। एवरी पार्टी गेट सीट इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू देयर परसेंटेज ऑफ द वोट। परसेंटेज वोट जितनी है उतनी ही आपको सीट दी जाएंगी। कैंडिडेट यहाँ पर विन तो करते हैं, बट यहाँ पर मेजोरिटी से भी जीतते हैं। ठीक है, कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन गेट्स द मेजोरिटी ऑफ द वोट। ठीक है, जिसको मेजोरिटी मिलती है वही जीतता है। ठीक है, और इसके एग्जांपल है यूके और इंडिया, यहाँ पर यूएसए भी है। ठीक है, और यहाँ पर इसराइल, नीदरलैंड इसके एग्जांपल्स हैं, काफी प्रोमिनेंट एग्जांपल्स। ठीक है, वेरिएंट ऑफ द सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम, ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। ठीक है, टोटल वोट्स पोल, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे कि 4 राज्यसभा के मेंबर हम इलेक्ट करना चाहते हैं, और जो इलेक्टेड बाय द 200 एमएलए के द्वारा इलेक्ट हुए हैं, तो एक बंदे को जीतने के लिए 41 वोट चाहिएंगे। ठीक है, अब ये 41 वोट में प्लस होते जाएंगे, जिसके पास 41 का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया तो वो जीत जाएगा। ठीक है, जीत जाएगा जब अगर जैसे कि मैंने आपको बताया था डॉगेश वाले भाई का। ठीक है, 4 कैंडिडेट के लिए भी यही फॉर्मूला लगता है। ठीक है, एक कैंडिडेट के लिए भी यही फॉर्मूला लगता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर डॉगेश भाई और बियर भाई को 41-41 मिल जाते हैं, तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर बियर भाई को यहाँ पर 52 मिल जाते हैं और डॉगेश भाई को यहाँ पर क्या नाम है 41 मिल जाते हैं, तो भी दोनों जीत जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर इनको सिलेक्ट सीट मिल जाएगी राज्यसभा में। ठीक है, कैंडिडेट बहुत सारे खड़े होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। हाँ, यहाँ पर कैंडिडेट के बारे में बात कर रहा हूँ, पार्टी के बारे में नहीं। कैंडिडेट में प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, मगर कंट्रीज में जब होती है ना वो वहां पर पार्टी को प्रेफरेंस दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर हमने जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को क्यों अडॉप्ट करा। ठीक है, पहली चीज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए हमने इसको कहीं ना कहीं अडॉप्ट नहीं करा। और ये बहुत ही फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बहुत ही सिंपल है, हम जानते हैं पहले से ही, वी वर यूज टू विद इट। ठीक है, तो दैट इज वाई वी जस्ट अडॉप्टेड इट। ठीक है, यहाँ पर मैंने लगाया तो था, जस्ट अ सेकेंड। अरे, यहाँ पर लगाया था मैंने, हाँ। देखिए, ये कहाँ से, ये नहीं 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 नहीं। देखिए, क्यों अडॉप्ट करा हमने वो हम देख लेते हैं अब। जस्ट अ सेकेंड भाई, ये चल रहा है यार।
ये वाला है, यही तो चाहता था मैं। चलिए कोई सही सा कलर आ जाए। देखिए सिंपलिसिटी, ठीक है, सिंपलिसिटी है, इसलिए फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। हम एक्सेसली मतलब कोई अनपढ़ से अनपढ़ बंदा भी होगा ना, वो भी समझ जाएगा कि फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम कैसे काम करता है। स्टेबल गवर्नमेंट रहती है यहाँ पर, ठीक है। कि जो लार्जेस्ट पार्टी होती है वो कोalition भी बना सकती है, मतलब गठबंधन भी कर सकती है, ठीक है। मोस्टली जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है उसमें भी काफी सारे बंदे जीतते हैं, तो वहां पर भी कोalition होता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। वाइड रिप्रेजेंटेशन होती है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना बंदा चुनकर आता है, ठीक है। तो वहां पर जो है ना, अपने जो वहाँ के लोग जो रहते हैं वो अपने नुमाइंदों को चुनकर भेजते हैं, तो वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं उनको, कहाँ पर, विधान परिषद में भी, और आपके जो एमपीज होते हैं जो लोकसभा में बैठते हैं वहां पर भी, एमएलए एमएलए विधान परिषद में होते हैं, ठीक है, विधानसभा में, ठीक है। और जो एमपीज होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा में होते हैं। अकाउंटेबिलिटी होती है एक तरीके से, अगर काम नहीं करेगा तो भाई अगली बार हम आपको जिताएंगे नहीं। और एक तरीके से ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, ईच कॉन्स्टिट्यूंसी से एक बंदा इलेक्ट होकर आता है, ठीक है। तो ये चीज थी यहाँ पर, इसलिए हम फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम को प्रेफरेंस देते हैं ओवर द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है। हाउ यू गॉट दिस? तो ये चीजें सारी की सारी लिख रखी हैं, मैंने आपको बता दी है। अब आगे चल बढ़ते हैं। हम्म, हाँ, ये आप पढ़ लेना, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है लिखा है इसमें, ठीक है। हम्म, वही चीज लिखी जो मैंने आपको बताई है। अब रिजर्वेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, देखिए कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जो कहीं ना कहीं जो हमारे मार्जिनल सेक्शन होते हैं, जैसे कि हमारे एससीज हो गए और एसटीज हो गए, एसटीज एंड अदर, मतलब मोस्टली तो यही होते हैं। इन्हीं के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रिजर्वेशन दिया गया। देखिए ये जो एससीज एंड एसटीज हैं, देखिए काफी ज्यादा प्रताड़ित हुए हैं, एससीज एंड एसटीज। एक मिनट, अरे दादा, अरे यार कम नहीं हो रहा इसका, चलो कोई बात नहीं, इसका तो होगा कम। चलिए, एससीज और एसटीज जितने भी थे काफी ज्यादा इनको हिस्टोरिकल भी उनको कहीं ना कहीं सोशली डिस्क्रिमिनेट करा गया है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन हुआ इनके साथ काफी ज्यादा, और कास्ट के आधार पर इनके बर्थ के आधार पर भी हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इनको प्रताड़ित किया गया था। तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, दे जस्ट कैप्ट इन द माइंड वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडियंस, कि भाई साहब ये जो बंदे हैं इनको कहीं ना कहीं अलग से चीजें दी जाएं। तो एससीज की जो पॉपुलेशन है वो जो है ना, कहीं ना कहीं वाइड स्प्रेड है, वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। तो इनको तो काफी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन अलग अलग स्टेट में दी गई है, उन्हीं की उसी के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहां से रिजर्व कर दी गई हैं, कि अगर आप एससी की सीट से खड़ा होना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव टू बी एन एससी, ठीक है। एससी के लिए सीट रिजर्व है राज्यसभा में और लोकसभा में भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर प्रावधान बनाया गया था ताकि इनको भी तकरीबन इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। और एसटीज जो होते हैं, एसटीज जो होते हैं, कुछ स्टेट जैसे कि नॉर्दर्न स्टेट हो गए हमारे, जो 7 बहनें हैं, 7 8 बहनें, ठीक है, जैसे कि सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है, यहाँ से भी लोग खड़े होते हैं, वहां पर एसटीज की पॉपुलेशन है। और उड़ीसा वगैरह जैसे अदर स्टेट में भी, तो वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वो रिजर्व है इनके लिए। वहां से अगर कोई खड़ा होगा तो वो इन्हीं का बंदा खड़ा होगा, एंड और कोई खड़ा नहीं हो सकता बेशक। यहाँ पर जो एससी अगर खड़ा होगा इस सीट से, तो वहां पर वोट जो पोल करी जाएंगे वो सबके द्वारा करी जाएंगे, चाहे फिर वो किसी भी वर्ण से बिलोंग करता हो, चाहे फिर ब्राह्मण हो या फिर वैश्य हो, शूद्र हो या फिर क्षत्रिय हो, तो सभी वोट पोल करेंगे। बट वहां से जो जीतेगा वो एससी ही जीतेगा इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, और कोई नहीं जीत कर आने वाला, ठीक है। तो ये प्रावधान करे गए हैं ताकि इनका भी रिप्रेजेंटेशन हो सके, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें वही लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये प्रोविजन तकरीबन 10 साल के लिए बनाया गया था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बाद से। बट उसके बाद से क्या हुआ कि इसको कंटिन्यूअसली क्या करा है, एक्सटेंड करा गया, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन वेरियस प्लेसेस, ठीक है। जैसे कि फिर वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो या फिर अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो। तो अब ये 2030 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। अब 543 सीट में से जो लोकसभा में 84 सीट जो रिजर्व्ड हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, और 47 रिजर्व्ड हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है, एज ऑफ जनवरी 2029।
हु डिसाइड्स विच कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऑब्वियसली ये डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करती है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है रिजर्व रहेगी और कौन सी नहीं रहेगी, एससी और एसटी की पॉपुलेशन के आधार पर स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है कितने नहीं है। ठीक है। अब जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैं वो वुमेन्स के लिए भी हैं लोकल लेवल पर म्यूनिसिपैलिटीज में, और कहाँ पर, म्यूनिसिपैलिटीज और आपके जो ग्राम पंचायत जो होती हैं, ठीक है, लोकल लेवल गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं, वहां पर वुमेन के लिए 1/3 जो सीट है वो रिजर्व कर दी गई है, 1/3 सीट। ठीक है। कितनी? 1/3, 1/3 ही है ना? हाँ शायद 1/3 ही होगा, लाइक 33%। ठीक है, 33% एज पर मी। ठीक है। ये जो नारी शक्ति वंदन अभियान, वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट आया था, अब ये इम्प्लीमेंट हो चुका है और वुमेन कमीशन भी बन चुका है। ठीक है। तो इसलिए 1/3 सीट जो है वो रिजर्व है। अब ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन, देखिए कोई भी डेमोक्रेसी कैन रन ओनली व्हेन देयर इज concept of free and fair elections, and to ensure that constitution has already prescribed certain things like according to the constitution there should be one election commission। ठीक है। पहले तो ये सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, बट नाउ इट इज द 3 मेंबर बॉडी, वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है। एक चीज और, यहाँ पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, यहाँ पर जो कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तीनों के द्वारा लिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास पावर ऐसा नहीं है कि ज्यादा है, नहीं, बस इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बता दिया जाता है। ठीक है। मगर पावर तीनों के पास ही इक्वल ही है। ठीक है। पावर तीनों के पास इक्वल है। नो वन हैज द लीस्ट पावर, एवरीवन हैज द इक्वल पावर। ठीक है। अब ये चीज आपको यहाँ पर समझनी होगी। अब देखिए एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, whenever there is the uh, whenever there is a notification for the election to be conducted। ठीक है। अगर नोटिफिकेशन हैज बीन रिलीज बाय द इलेक्शन कमीशन, सॉरी, तो भाई वहां पर जो है ना चीजें फिर पावर जो ना इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ जाती है। जब तक इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो जाते, चाहे फिर वो नेशनल लेवल पर हो चाहे फिर वो लोकल लेवल का तो इलेक्शन कमीशन का कोई मुद्दा ही नहीं है। ठीक है। यानी विधानसभा के हो, यानी स्टेट इलेक्शन हो, या फिर वो नेशनल के इलेक्शन हो, लोकसभा और राज्यसभा के। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के, और विधानसभा के विधान एमएलए के लिए विधान परिषद, और एमएल मेंबर ऑफ लेजिस्ल हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। तो अगर इलेक्शन होने हैं तो यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन पिक्चर में रहता है। ठीक है। जब से नोटिफिकेशन जारी होती है उससे वोटिंग कब होनी है, कब प्रचार कर सकते हैं, कितना खर्चा कर सकते हैं, ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन लेकर आता है। और एक और चीज, आचार संहिता, आचार से नहीं है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगाई जाती है। ठीक है। ये एक तरीके से एक ट्रेडिशन है जो पार्टीज के द्वारा अपनाई गई थी, एंड इट इज नाउ बीइंग यूज्ड। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ प्रावधान है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लेके हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं हर पार्टी को। ठीक है। तभी ये सारी चीजें होती है, इनका उल्लंघन करने पर पार्टीज को बैन भी कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब तक पूरे इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो जाते उसके हाथ में पूरी पावर होती है पूरे कंट्री को चलाने की। वो चाहे तो एक ऑफिसर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी कर सकता है, वो चाहे तो किसी को जो है रख भी सकता है, किसी को बुला भी सकता है। ठीक है। जब तक वोटिंग होती है उसके बाद से जब तक इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता, उस समय पर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन रहता है आप ये बताइए, क्योंकि वहां पर तो इलेक्शन और कोई जीत कर नहीं है। तो वहां पर जो इंटरिम पीरियड के लिए जो प्राइम मिनिस्टर, जो करंट में गवर्नमेंट चल रही होती है ना, वो ही होती है। ठीक है। वही चलाई होती है, मगर वो कोई भी बिल पास नहीं कर सकती उस समय पर। ठीक है। कोई भी अप्रोप्रिएशन बिल नहीं लेकर आ सकती पैसा निकालने के लिए कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया या फिर कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं, कोई भी फाइनेंशियल बिल, कोई भी अप्रोप्रिएशन, कोई भी अमेंडमेंट बिल नहीं लेकर आ सकती इस समय पर। ठीक है। जब तक वो दोबारा से इलेक्ट होकर नहीं आ जाती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। ठीक है। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है भाई साहब, जस्ट अ सेकेंड, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि भाई साहब देखिए, काफी स्ट्रगल रही है, चाहे फिर वो आप फ्रेंच रेवोल्यूशन ले लीजिए, या फिर कोई भी एक हमारी कंट्री में ही ले लीजिए, हमारी कंट्री में भी काफी ये सारी चीजें चली थी, मगर अफ्रीका में भी ये सारी मूवमेंट चली हैं, किसके लिए, कि वुमेन्स को जो है, वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू वोट। ठीक है। इन द इलेक्शन, तो इस चीज के लिए काफी ज्यादा क्या नाम है प्रोटेस्ट भी हुए हैं, काफी सारी मूवमेंट भी चली हैं कि वुमेन्स को भी कहीं ना कहीं अलाउ करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं एक तरीके से पार्ट है ना
पार्ट है ना कंट्री का, एंड दे आल्सो प्ले अ क्रिटिकल रोल, ठीक है? तो इसीलिए उनको भी ये राइट होना चाहिए कि वो भी अपने नुमाइंदे चुन सकें। तो वुमेन्स आर आल्सो अलाउड टू वोट, ठीक है? जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ था, मैंने खासकर वही चीज मेरे को अभी ध्यान है, ठीक है? बाकी बहुत सारी जगह पर भी है, ठीक है? मगर ये चीज जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने देखी और समझी, तो उन्होंने ये प्रावधान रख दिया कि हाँ भाई, एडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए। जो भी बंदा 21 साल से उम्र ज्यादा का है, 21 साल उस उम्र उसकी हो चुकी है, तो वो वोट देगा। बट इसको जो है ना, कहीं ना कहीं 1989 में इसको 21 से 18 कर दिया गया था, ठीक है? इसको 18 कर दिया गया था, और नाउ अब 18 से ज्यादा उम्र का बंदा जो है वो कहीं ना कहीं वोट दे सकता है, ठीक है? इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है? डेफिनेशन लिखी है, ठीक है? चलें आगे। चलिए, बाकी ये चीजें आप पढ़ सकते हैं खुद ब खुद, ठीक है? यू विल बी गेटिंग मोर नॉलेज अबाउट दिस। तो जो आपकी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दी हैं। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करें, देखिए मैंने आपको बताया था कि देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, एंड टू कंडक्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शन देयर शुड बी इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है? इसमें अब जो एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 324, ये कहीं ना कहीं डील करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। द सुपरिंटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स for and the conduct of all elections to the parliament and the legislature of every state and of the election to of the vice president, president, ये सब कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। और जो भी डिस्प्यूट होगा ना, वो सुप्रीम कोर्ट में डील होगा इस चीज से रिलेटेड, ठीक है? अब आपने सोचा होगा, म्यूनसिपैलिटीज होती हैं, म्यूनसिपैलिटीज और आपकी जो लोकल लेवल गवर्नमेंट होती है, जैसे कि ग्राम पंचायत वगैरह, उसके इलेक्शन कौन कराता है? वो स्टेट इलेक्शन कमीशन एक अपॉइंट होता है, वो कराता है, ठीक है? इनके फाइनेंस से रिलेटेड भी सारी चीजें जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन देखती है, ठीक है? नेशनल लेवल पर जो फाइनेंस कमीशन अलग होती है, नेशनल लेवल पर फाइनेंस कमीशन अलग होती है, ठीक है? ध्यान रखना इस बात को। अब देखते हैं, इसको बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो जितना भी लिखा है आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 3, जस्ट अ सेकेंड, अंडर आर्टिकल 324 एस्टैब्लिश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया बॉडी है ये, ठीक है? इसमें जो है 3 मेंबर की बॉडी है, चीफ इलेक्शन कमीशन जस्ट अ सेकेंड, चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया, और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है? और ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं जब तक इनकी 6 साल पूरी ना हो जाए, या फिर 65 साल इनकी उम्र ना हो जाए, ठीक है? एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। ये कि किनको कितना पैसा मिलेगा, कब तक ये काम करेंगे, देखिए प्रेसिडेंट ने हटा भी सकते हैं, बट दिस शुड बी अ प्रोसीजर, ठीक है? रिमूवल जो होता है इनका इन सेम मैनर में होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट जज हटाया जाता है। इलेक्शन कमीशन जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा हटाए जा सकते हैं, अगर उनको चीफ इलेक्शन कमीशन बोल देता है कि हाँ, जो इलेक्शन कमीशन है वो सही से काम नहीं कर रहा। कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे हटते हैं ना, इम्पीचमेंट जो होता है वही प्रोसेस होगी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर हैव इक्वल पावर, ठीक है? रिसीव इक्वल सैलरी, अलाउंसेस एंड अदर प्रिक्विजिट्स, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी एंड क्वाजी जुडिशियल, ठीक है? क्वाजी जुडिशियल मतलब एक तरीके से प्रावधान ये रिकमेंड कर सकते हैं कि हाँ भाई, इसने जो ना कहीं ना कहीं इस तरीके के इलेक्शन लॉस का उल्लंघन करा है, तो इसको ये पावर मिलनी चाहिए, ठीक है? मगर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इनके हाथ में होती है, ठीक है? इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट मर्जर एंड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज अगर वो मर्ज हो रही हैं, जैसे कि 10th शेड्यूल में ये लिखा आता है कि अगर एक बंदा अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को में अगर आता है, तो ही विल बी डिस्कार्डेड फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, ठीक है? या तो पूरी पार्टी का मर्जर हो रहा हो तब तो चल जाएगी बात, मगर एक बंदा अगर मूव कर रहा है, क्योंकि काफी सारी पहले क्या होता था कि काफी सारी पार्टी जो है ना अपने दूसरे पार्टी के बंदे को जो है ना खरीद लिया करती थी, ठीक है? आज भी होती सारी चीजें वैसे तो, ठीक है? चलिए, आपको बस पता नहीं थी ये बात, आई थॉट कि यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस, ठीक है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं है, ठीक है? मगर मोस्टली ये जो है, जो सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं वही बनते हैं, ठीक है? ऑफिस ऑफ मेंबर एंड नो अपॉइंटमेंट अदर, ठीक है? यहाँ पर लिखा है, देखिए, नो स्पेसिफिक टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर, ठीक है? और मेंबर जो उनकी भी कोई टर्म ऑफ ऑफिस डिफाइन नहीं है कब तक वो रहेंगे। एंड नो अपॉइंटमेंट अदर देन दिस चीफ इलेक्शन कमीशन बाय प्रमोशन फॉर इलेक्शन कमीशन, एंड नो अपॉइंटमेंट फॉर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मैं आपको समझाता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पर जो है इलेक्शन कमिश्नर बैठ सकता है, उसको प्रमोशन दिया जा सकता है, मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको प्रमोशन नहीं दिया सकता, और वो एक बार रिटायर होने के बाद कहीं पर भी काम नहीं कर सकता। ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है? तो यही सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है?
कि कैसे क्या-क्या हुआ था, ठीक है? और कोई भी डिसीज़न वगैरह लिया जाएगा तो ऑब्वियसली वो जो कहीं न कहीं तीनों की सहमति से लिया जाएगा, ठीक है? The Chief Election Commissioner and the two election commissioners have equal power. They are appointed by the President of India and advise the Council of Ministers. ये तो आपको पता ही है, ठीक है? मेक कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ अपोजिशन। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ कंसल्ट करा जाता है, चीफ जस्टिस के साथ, और फिर उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होती है एज द इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है? दे आर अपॉइंटेड फॉर द 6 टर्म ऑफ ईयर एंड टिल द एज ऑफ 65 व्हिच एवर इज अर्लियर, ठीक है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करा जा सकता है उसकी एक्सपायरी डेट से पहले ही, ठीक है? मगर यहाँ पर दोनों हाउस की रजामंदी होनी चाहिए। मगर जो इलेक्शन कमीशन होते हैं उनको, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो एडवाइजर, उसके ऊपर भी रिमूव करा जा सकता है। अब इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम क्या होते हैं, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं। सुपरवाइज करता है प्रिपरेशन ऑफ द डेट ऑफ वोटर्स लिस्ट एंड इट मेक्स द एफर्ट टू इंश्योर दैट द वोटर लिस्ट फ्री ऑफ एरर्स लाइक known existence of name of registered voters or the existence of name of those non eligible non existent, ठीक है? डिटरमाइन द टाइमिंग ऑफ द इलेक्शंस, ठीक है? ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस सारी की सारी चीजों को सुपरवाइज करता है, डिसीजन लेता है कि सारे जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर रहें, ठीक है? और रिकॉग्नाइज करता है पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो नेशनल पार्टीज हैं या फिर वो स्टेट पार्टीज हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करी जाती हैं, ठीक है? इलेक्शन कमीशन हैज वेरी लिमिटेड स्टाफ ऑफ इट्स ओन। इट कंडक्ट इलेक्शन विद द हेल्प ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जो कि आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, पुलिस कर्मचारी और सीआरपीएफ और सीआईएसएफ सब के बंदे होते हैं, उनके द्वारा जो हेल्प ली जाती है, क्योंकि उस समय पर जो है इलेक्शन कंडक्ट होने के समय पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में पूरी पावर होती है पूरे देश को चलाने की, ठीक है? तो ये कुछ उसके चीजें लिखी हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है? बाकी मैंने आपको समझा ही दिया। अब देखिए रिफॉर्म्स के बारे में। देखिए काफी सारी चीजें ऐसी चल रही है कि पुरानी जो है ना, मतलब अधेड़ उम्र की चीजें चल रही हैं, तो यहाँ पर जो है ना उन चीजों को रिफॉर्म लेकर आया जा रहा है। जैसे कि रिफॉर्म की बात करी गई काफी सारी, जैसे कि कुछ कमीशन वगैरह और एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन के द्वारा काफी, मतलब रिफॉर्म काफी सारी कमेटियों ने जो है ना कहीं ना कहीं सजेस्ट करे हैं। तो आर इलेक्शन our system of election should be changed from the first part the post system to proportional representation system। कुछ ऐसे जो बुद्धिजीवी वो ये कहते हैं कि हमारे जो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम को बदलकर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लेकर आया जाए, वो नहीं लेकर आया जा सकता, ठीक है? अब दूसरा है, देयर शुड बी स्पेशल प्रोविजन टू इंश्योर एटलीस्ट वन थर्ड वुमेन आर इलेक्टेड। तो ये वाला प्रोविजन तो ऑलरेडी ला दिया है, ठीक है? देयर शुड बी स्ट्रिक्ट प्रोविजन टू कंट्रोल द रोल ऑफ मनी। अब देखिए यहाँ पर जो है ना एक तरीके से बॉन्ड का प्रोविजन है, ठीक है? इसको बोलते हैं, कुछ ऐसे ही बोलते हैं, जिसके द्वारा मनी जो है ना पार्टीज को दिया जाता है, चंदा, ब्लैक मनी यहीं पर ऐसी सप्लाई होती है, ठीक है? ठीक है। स्पेशल फंड, इलेक्ट्रोल बॉन्ड बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं खरीदे जाते हैं लोगों के द्वारा। उसमें अरबों रुपीस, करोड़ों रुपीस पार्टीज को चंदा दिया जाता है और वो यहाँ से खेलती हैं, ठीक है? तो वो ये यूज करती हैं, काला पैसा कहीं ना कहीं सफेद हो जाता है उनका, और जब जीत जाती है तो पार्टीज जो होती हैं तो वो कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट्स के फेवर में जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं, ठीक है? जैसे कि अंडानी जी को अरुणाचल प्रदेश में काफी सारी जमीन, 3,000 एकड़ जमीन जो है कहीं ना कहीं मुहैया कराई गई है, किस फायदे के लिए? और बहुत ही नॉमिनल दाम पर। अगर वहां पर कोई और बंदा जाकर रहने लग जाए ना, किस किस चीज के लिए अडानी कहता है कि भाई साहब मैं जो है ना वहां पर डेवलपमेंट लेकर आऊँ, घंटे का डेवलपमेंट लेकर आएगा, आगे चलकर वो सारी जमीन जो है ना उसी के हाथ में रहने वाली है, ठीक है? कैंडिडेट विद एनी क्रिमिनल केस शुड बी बार्ड फ्रॉम द कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस, ठीक है? जो भी क्रिमिनल केस है कैंडिडेट के पास, वो कहीं ना कहीं बार्ड कर दिए जाने चाहिए इलेक्शन में, ठीक है? तो ये सारी चीज मगर होती नहीं है, मगर उनके जो क्रिमिनल केस ही प्रूव नहीं हो पाते हैं, पेंडिंग चल रहे होते हैं, तो वो कैंडिडेट जो इलेक्ट होते हैं और वही सरकार चलाते हैं। मतलब जो कहीं ना कहीं क्राइम कर रहा है वो ही हमारे लिए रूल बना रहा है। एंड दीज रूल्स आर फॉर द मिडिल क्लास पीपल, हमारे जैसों के लिए, और पुअर क्लास पीपल, ठीक है? और जो एरिस्टोक्रेसी और जो रिच क्लास है उनके लिए रूल थोड़ी ना होते हैं, वो तो खरीद लेते हैं सारी चीजों को। देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन द यूज ऑफ कास्ट। ये तो चीजें होती रही, मगर आज के समय में रिलीजन का बहुत ज्यादा यूज करा जा रहा है टू अपील द पीपल टुवर्ड्स द पार्टी, ठीक है? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। देयर शुड बी अ लॉ टू रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है? ऐसा है जैसे कि आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो खाली इलेक्शन के दौरान ही होती है, बट आफ्टर दैट ऑनवर्ड्स दैट देयर इज नो रूल एंड रेगुलेशन, ठीक है? देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दिस, ठीक है? तो ये आपका जो है कहीं ना कहीं, मगर फिर भी जो चीजें चलती हैं, जैसे कि आपका जो है लोकपाल एंड लोकायुक्ता, लोकपाल एंड लोकायुक्ता, ये कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं इसी चीज में, ठीक है? इसी चीज के लिए है, बट कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस।
ठीक है? चलिए, तो ये आपका पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट करा दिया है। आई होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है? अगर आपको कोई भी इश्यू आता है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है? आपको कोई क्वेश्चन, आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए वी और चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है? चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? सो दैट कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले, ठीक है? आपका एक ही काम है, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? तो ये सारे काम आप कर दीजिए और चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं सो दैट कि आई कैन डू मोर फॉर यू, ठीक है? और मेंबर बन सकते हैं और जहाँ पर मैं मेंबर ओनली वीडियोस भी बनाने वाला हूँ, ठीक है? एंड आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं उस माध्यम से। आई विल बी गिविंग प्रायोरिटी टू दोज हु हैव जॉइन, ठीक है? बट इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं उनको दूंगा, बट हाँ, दे विल बी गिवन सर्टेन प्रायोरिटी, ठीक है? तो यू कैन ज्वाइन द चैनल एज वेल, ठीक है? And you can be the part of the family and community. I'll be doing certain few premium things as well, ठीक है? So मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है? एक और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।